अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। हम लोग कर रहे थे बेसिकली G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया एक्स लिंक्ड एनीमिया होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है मेल्स में ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ G6PD एंजाइम। ठीक है, G6PD एंजाइम का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये प्रिवेंट करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं आपके आरबीसीज को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। सही है। अब जब ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है या होता ही नहीं है तो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है विच इज़ कॉल्ड हिमोलिसिस। इसमें फिर हमारे पास 3 क्लासेस आती हैं। एक में हमारे पास सवेयर हिमोलिसिस होती है, एक में हमारे पास इंटरमिटेंट हिमोलिसिस होती है और एक में हमारे पास ना मॉडरेट या माइल्ड हिमोलिसिस होती है। अब इसमें होता क्या है, देखो, हर चीज़ जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आरबीसीज इफ़ेक्ट होते हैं ना, वो आरबीसी पे कोई ना कोई चेंज करती है। सफेरोसाइट्स में क्या होता है कि सफेरिकल शेप्ड आरबीसीज होते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि सिकल शेप्ड आरबीसीज होते हैं। तो जो G6PD है ना, इसमें जो चीज़ें बनती है ना, दे आर कॉल्ड बाइट सेल्स एंड हाइन्स बॉडीज़। बाइट सेल्स बेसिकली ये होता है कि एरिथ्रोसाइट में जो होता है ना, एक बाइट टाइप स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें से साइटोप्लाज्म रिमूव हुआ होता है बाय स्प्लिनिक मैक्रोफेज, दैट इज कॉल्ड बाइट सेल। यानी इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो ऐसे लगता है जैसे somebody हैज टेकन अ बाइट आउट ऑफ इट। ठीक है। Whereas Heinz bodies basically क्या होती हैं कि denatured form of hemoglobin is present inside the RBCs which is known as Heinz bodies। अब इस एनीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं G6PD के साथ वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ वैरायटी ऑफ ट्रिगर्स होती हैं जो कि इसको एग्रेवेट करती हैं, फिर हेमोलिसिस करती हैं और फिर इन बच्चों में वही सारे सिम्टम्स आते हैं जो अनीमिया में नॉर्मली आते हैं। ठीक है, विच इज़ डिजीनेस, फटीग, सिंकपी, ब्रेथलेसनेस, ये सारा कुछ। जॉन्डिस ड्यू टू हेमोलिसिस, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, ये सारा कुछ। अब वो ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, दोज ट्रिगर्स कैन बी एनीथिंग, बट मेनली जो ड्रग्स में आ जाते हैं ना, वो आपके पास आ जाते हैं पैरासीटामोल, विटामिन सी, विटामिन के। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो G6PD को ट्रिगर करती हैं। ठीक है, वो होती हैं क्लोरेमफेनिकोल, सिप्रो, नाइट्रोफिरेंटोइन, सल्फोमेथॉक्साजोल, ट्राइमेथोपरिन। फिर डाइज में आ जाता है मिथाइलिन ब्लू, या गैसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि G6PD में आपके पास बनते हैं बाइट सेल्स और हाइंस बॉडीज़। ये एक एक्स लिंक डिसऑर्डर होता है जो मेल्स में होता है कॉमन। ठीक है, यही आपके CPSP के हवाले से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब अगर आप ये ट्रिगर्स रिमूव कर दोगे ना, तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना और जो हिमोलिसिस है वो अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन होता है। मोस्टली जो बच्चे इन ट्रिगर से दूर रहते हैं ना, वो एक नॉर्मल लाइफ के केपेबल होते हैं। सही है, यहाँ तक हमने G6PD कर लिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास अनीमिया है ना, वो हमारे पास है ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया। हिमोलिटिक अनीमिया मैंने आपको बताया है बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल से जो अनीमिया होता है ना, उसको हम कहते हैं हिमोलिटिक अनीमिया। अब जब ये अनीमिया ऑटो इम्यून होता है ना, यानी बॉडी के अपने सेल्स की वजह से ही उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, डैट इज़ नोन एज ऑटो इम्यून। इसमें बेसिकली एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा होता है ये। ठीक है, दिस इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें हमारी बॉडी के ही सेल्स उनके आरबीसीज पर अटैक कर रहे होते हैं, विच इज़ नोन एज हीमोलिटिक एनीमिया। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है वार्म और एक होता है कोल्ड। जो वार्म ऑटो इम्यून है ना, वो होता है IgG की वजह से। यानी बेसिकली हमने पढ़ा ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह से होता है, तो इट इज़ ड्यू टू IgG। जबकि जो कोल्ड वाला होता है वो IgM की वजह से होता है। अब वाई वार्म इज़ कॉल्ड वार्म? इट इज़ कॉल्ड वार्म बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन टेम्परेचर, कि ये आपको ना रूम टेम्परेचर पे या बॉडी टेम्परेचर पे भी हीमोलाइसिस हो सकती है, दैट इज़ 37 डिग्रीज। जबकि जो कोल्ड होता है ना, उसके लिए आपको एक्सट्रीम कोल्ड एक ट्रिगर पॉइंट है कि अगर कोई बंदा जिसको ये हीमोलिटिक अनीमिया की टेंडेंसी हो, वो एक्सट्रीम कोल्ड पे चला जाएगा तो उसको हिमोलाइसिस जो है वो एग्रेवेट होगा। जैसे हमने G6PD में पढ़ा कि कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो आपकी बॉडी में हिमोलाइसिस को ज़्यादा ट्रिगर करते हैं।
ठीक है, इसमें कोल्ड टेम्परेचर इज वन ऑफ दोज ट्रिगर्स। ठीक है, देन वी हैव कि बेसिकली ये जो होता है ना, ये ऑप्सनाइजेशन से एक्ट करता है, वाइल द अदर वन इज कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड। फिर हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पर। तो जो वार्म हिमोलिटिक एनीमिया है ना, उसको स्प्लिनेक्टमी से ही ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, स्प्लिनेक्टमी से या स्टीरॉयड से। जबकि जो कोल्ड वाला है ना, उसके लिए आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे सकते हो उसको, दैट इज रिटक्सिमैब। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली आ जाता है कि इसकी कुछ कॉजेज़ हम देख लेते हैं। जो वार्म हिमोलिटिक एनीमिया होता है ना, मोस्टली तो ये ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून भी, अब देखो, ऑटो इम्यून में बेसिकली ये होता है कि आपकी बॉडी ही आपकी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट जो है ना, वो एक्ट कर रही होती है। तो इसमें आपके पास ऑटो इम्यून डिजीजेस जो हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे SLE हो गया है, HIV हो गया है, लिम्फेटिक लुकीमिया हो गया है। ठीक है, जो कोल्ड है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड होता है। उसमें एक्यूट में माइकोप्लाज्मा या कोई इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, साइटोमेगेलोवायरस, ये करते हैं इसमें रोल प्ले। अब इसमें आपको मेन पता क्या होना चाहिए, मेन जो आपके CPSP के हवाले से इसमें क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ये आते हैं कि एक तो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन पता होना चाहिए। वार्म में IgG होता है, कोल्ड में IgM होता है। नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू नो इज़ कि इन हीमोलिटिक अनीमियाज के लिए हम जो इनकी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड कूम्स टेस्ट। ये दो ही चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स की क्लास, और दूसरी आपको पता होनी चाहिए कि इसके लिए हम कूम्स टेस्ट करते हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए। ये भी एक कंपैरिजन स्लाइड है जिसमें हमने ऑटो इम्यून वार्म और कोल्ड को कंपेयर किया है। ठीक है, एक में IgG होता है, एक में IgM होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी कॉजेज़ नीचे आ गई हैं। फिर हमने वही बात की जो हमने इसके टेस्ट की बात की थी कि कूम्स टेस्ट जो है ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक में हम स्प्लिनेक्टमी करते हैं, दूसरे में हम प्लाज्माफेरेसिस, एक ट्रीटमेंट होती है जिसमें आप उसका ब्लड प्लाज्मा जो है वो रिप्लेस करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग इज़ के इम्यूनोग्लोबुलिन यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कि इसको हम कूम्स टेस्ट से डायग्नोस करते हैं। यहाँ तक सबको सारा कुछ क्लियर है अबाउट एनीमियाज? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, ये देखो, ये मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी। जिन्होंने स्लाइड दोबारा देखनी थी, बेसिकली ये स्लाइड है। ठीक है, अब कूम्स टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि वो आपके पास एक ए ग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो ए ग्लूटिनेट करते हैं RBCs को, यानी वो क्लम्प्स बन जाते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास ये होता है कि वो बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स को जो है ना, उसका रिएक्शन होता है। दो टाइप के कूम्स टेस्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमियाज है ना, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह से होते हैं, IgG IgM। इनको डायग्नोस करने के लिए जो हम ए ग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं ना, उसका नाम है कूम्स टेस्ट। ठीक है, ये स्लाइड हमने की थी जिसमें हमने इनको कंपेयर किया था। एक में हमारे पास IgG था, दूसरे में IgM था। फिर हमने इनकी जनरल कॉजेज़ की थी। एक में हमारे पास ये था कि लिम्फोप्रोलिफरेटिव या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे हमने SLE पढ़ा, उसकी वजह से हो जाता है वार्म हिमोलिटिक एनीमिया।
ठीक है। कोल्ड वाला जो होता है वो लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स या मोस्टली ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, जैसे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, माइकोप्लाज्मा, एप्स्टीन बार वायरस। अब इसके एसोसिएटेड फाइंडिंग्स में यही है कि कूम्स टेस्ट जो है वो एक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। उसमें हमारे जो जो एग्लूटिनेंस होते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ। कूम्स टेस्ट आईजीजी के लिए पॉजिटिव आता है वार्म में, और आईजीएम के लिए पॉजिटिव आता है कोल्ड में। ठीक है, इस टेस्ट का नाम है बेसिकली कूम्स टेस्ट। ठीक है, फिर हमने इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में मेन आप यही याद रख लो कि जो वार्म है वो स्प्लेनेक्टमी से उसका टोटल क्योर होता है, और जो कोल्ड है उसका प्लाज्माफेरेसिस से क्योर होता है। कोम्स में मैंने ये कहा है कि कोम्स टेस्ट जो है वो एक एग्लूटिनेशन टेस्ट है, जिसमें एग्लूटिनेंस जो हैं वो इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स की पॉजिटिविटी देखते हैं। एक में आईजीजी की देखते हैं, दूसरी में आईजीएम की देखते हैं। ठीक है, आईजीजी के साथ ये जो साथ में C3 लिखा है ना, ये कॉम्प्लीमेंट लिखा है। ठीक है, बॉडी में ना कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं, वो आगे हम इम्यूनोलॉजी में करेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं C3, C5a। ये बेसिकली ब्लड के साथ या आपकी बॉडी में ना डिफरेंट कंपोनेंट्स कह लो कि ये होते हैं। इनको इनके साथ एग्लूटिनेट करता है कूम्स टेस्ट में एग्लूटिनिन। और जब वो आईजीजी के साथ अगर पॉजिटिव आ गया है तो वो वार्म है, अगर वो आईजीएम के साथ पॉजिटिव आ गया है वो कोल्ड है। इस टेस्ट को या इस प्रोसेस को जो नाम हमने दिया है ना वो हमने दिया है कूम्स टेस्ट। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अनीमिया पे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास अनीमिया आता है ना वो हमारे पास बेसिकली आता है हमारे पास आता है पॉलीसाइथीमिया वेरा। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया वेरा बेसिकली क्या है? पॉलीसाइथेमिया वेरा है ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। इसमें ये होता है कि आपके जो आरबीसीज है ना वो ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी वो ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी हाँ सारे एनीमियाज में तो हमने यही किया था ना कि आरबीसीज जो हैं उनमें या तो कोई डिफेक्ट आता है, वो डीनेचर होते हैं, हीमोलिसिस हो जाती है, कम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये किया है कि हमारे पास ये एक ब्लड डिसीज़ है जिसमें ओवर प्रोडक्शन होता है ऑफ आरबीसीज। ठीक है, दिस कैन बी ड्यू टू मेनी रीजंस। इट कैन बी ड्यू टू इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन। रिमेंबर वी स्टडीड के एरिथ्रोपोइसिस का स्टिमुलस है एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन का स्टिमुलस जो है वो है हाइपोक्सिया। ठीक है, तो अगर एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा होगा, ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस होगी, तो इंक्रीज हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिवीजन होगी, ज़्यादा आपके पास आरबीसीज बनेंगे। अब इसमें ना दो टाइप्स होते हैं। एक प्राइमरी टाइप होता है जिसमें क्या होता है कि अनरेगुलेटेड डिवीजन होती है सेल्स की, यानी सेल्स जो है ना वो बगैर किसी रेगुलेशन के डिवाइड बस करते रहेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें म्यूटेशन होती है आपके पास एक जीन की, विच इज़ कॉल्ड जैक2 जीन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू भी आता है कि पॉलीसाइथीमिया वेरा में आपके पास कौन सी जीन की म्यूटेशन हो जाती है, तो इसमें आपके पास जैक2 जीन की म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ जाता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया वेरा। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया वेरा जो होता है, प्राइमरी तो हो गया ना कि जीन की म्यूटेशन है। ठीक है, अगर किसी बंदे को पॉलीसाइथीमिया वेरा है तो आप प्राइमरी में एक तरह से कह सकते हो कि उसकी अपनी जीन में डिफेक्ट है। सेकेंडरी में ये होता है कि सेकेंडरी में आपको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ होता है, उसमें उस बंदे के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होता, उसको कोई आउटसाइड फैक्टर, कोई डिजीज़ किसी चीज़ की वजह से उसमें सेकेंडरी कॉज की वजह से ना ये डेवलप करता है। सेकेंडरी कॉजेज़ में क्या आ सकता है? टिश्यू हाइपोक्सिया की हमने बात की कि हाइपोक्सिया एक स्टिमुलस है एरिथ्रोपोइटिन के लिए। अब हाइपोक्सिया हुआ है, हाइपोक्सिया से एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट हुआ है, उसने एरिथ्रोपोइसिस करा दिया, तो पॉलीसाइथीमिया वेरा हो गया है। किडनी डिजीजेस, किडनी डिजीजेस में ये होता है कि अगर किडनी जो है ओवर प्रोडक्शन आपकी कर रही है या ओवर वर्क कर रही है तो वो एरिथ्रोपोइटिन भी नेचुरली वो ज़्यादा बनाएगी। जब एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनाएगी तो उस एरिथ्रोपोइटिन ने जाके एरिथ्रोपोइसिस भी करवाना है, अगेन पॉलीसाइथीमिया हो जाना है। ठीक है, या कुछ हार्मोन रिलेटेड मेडिसिन्स होती हैं वो भी ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल कराती हैं, इसी बेसिक मैकेनिज्म से कि वो आपके एरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेट करती हैं।
अब इसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑल्सो बैड। बेसिकली अगर हम ये कहें कि जी इसमें तो ब्लड ज़्यादा बन रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इवन एक्सेस ऑफ थिंग्स इज़ बैड। तो इसमें साइंस एंड सिम्टम्स में आपके पास आ जाता है फटीग, हेडेक, डिजीनेस, एपिसोडिक ब्लड विजन आ जाती है, टिंगलिंग, बर्निंग, हाइपर टेंशन आ जाती है, मिकोजल साइनोसिस आ जाती है, या फिर स्प्लीन जो है, देखो जितने आरबीसीज बनेंगे उनका 120 डेज का लाइफ स्पैन है, 120 डेज बाद स्प्लीन ने इनको ख़त्म करना है, ठीक है। तो स्प्लीन का भी तो काम बढ़ गया है ना, तो इट कैन रिजल्ट इन स्प्लीनोमेगैली, ठीक है, स्प्लीनोमेगैली, हिपैटोमेगैली। इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, दैट इज़ फेलेबॉटमी या इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक से क्या होगा कि जैसे हमने प्रेगनेंसी में पढ़ा था कि डाइल्यूशनल अनीमिया हो जाता है, ठीक है, उसी तरीके से ये भी एक टेक्निक है कि अगर आप फ्लूइड इनटेक ज़्यादा लोगे ना, तो फिर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से आरबीसीज थोड़ा सा बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज इसमें क्या है कि आप एस्पिरिन ले सकते हैं, माइलोसप्रेसिव एजेंट्स ले सकते हैं। इस पूरे डिजीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपके पास आ जाती है ना, वो आपके पास यही आती है कि पॉलीसाइथीमिया वेरा जो है वो जैक2 जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट यू मस्ट रिमेंबर इन दिस। अच्छा, माइलोपेरोक्सीडेज का बेसिकली ये पॉइंट था कि माइलोपेरोक्सीडेज जो है वो बेसिकली इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, तो इन टर्न वो डिक्रीज करता है एरिथ्रोपोइसिस को भी, ठीक है। तो उसकी ये वो एक ट्रीटमेंट है जो हम पॉलीसाइथीमिया वेरा में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव थैलेसीमिया, सही है। अभी हम एनीमियाज कर रहे हैं, अभी हम आगे सारी एनीमियाज करेंगे, एनीमियाज, लुकीमियाज आई विल ट्राई कि हम आज ही फिनिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थैलेसीमिया। अब हमने थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन में बेसिकली हमने पढ़ा था कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो बनता है 4 ग्लोबिन चेन से, 2 अल्फा और 2 बीटा से, ठीक है। जब हमारे पास इन चेन्स में कोई म्यूटेशन आ जाती है ना, तो उस डिजीज को हम कहते हैं थैलेसीमिया, दैट इज कॉल्ड थैलेसीमिया, ठीक है। इट इज़ बेसिकली एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन होती है, यानी जो हीमोग्लोबिन की चेन्स हैं अल्फा और बीटा वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस होती हैं। इसमें जो अल्फा चेन्स है ना, वो आपकी होती हैं म्यूटेशन की वजह से ऑन क्रोमोसोम 16, ठीक है। जबकि जो बीटा चेन्स हैं वो होती हैं म्यूटेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन्स ऑन क्रोमोसोम 11। ये आपने दोनों क्रोमोसोम नंबर्स जो हैं वो याद रखने हैं, अल्फा का जो है वो 16 है और बीटा का जो है वो है 11, ठीक है। एक जनरल हम इसका देख लेते हैं कंपैरिजन। बेसिकली क्या है कि हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया जो है वो है रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन्स, जबकि बीटा जो है ना वो हमारे पास है रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स,
अब इसमें सिम्टम्स क्या आ जाते हैं? अल्फा जो है ना उसमें हमारे पास आते हैं कि स्मॉल आरबीसीज होते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया। ज़ाहिर है जब हमारे पास आरबीसीज में कोई ना कोई डिफेक्ट आएगा तो उसमें हमारे पास एक हीमोलिटिक एनीमिया जो है ना, हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज हो जाएगी। ठीक है, फटीग, जॉन्डिस, एनलार्ज स्प्लीन, यही सारे जो होते हैं ना सिम्टम्स आपको बीटा थैलेसीमिया में भी मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक और चीज़ आ जाती है, वो होती है गॉल स्टोन्स। जब हीमोलिसिस होता है, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो इतनी पिगमेंट से पिगमेंट स्टोन्स बनाता है विच कैन गो इनटू द गॉल ब्लैडर कॉजिंग गॉल स्टोन्स। ठीक है, इसका जो डायग्नोसिस है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका जो सीपीएसपी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब भी वो आपको क्वेश्चन दें, अगर वो आपको आयरन डेफिशिएंसी का एक क्वेश्चन देते हैं ना, तो यू ऑलवेज हैव टू चूज़ फेरेटिन। लेकिन अगर वो आपको कहते हैं कि हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और हमने थैलेसीमिया दोनों में डिफरेंस करना है, तो फिर आपने फेरेटिन नहीं चूज़ करना, फिर आपने टीआईबीसी नहीं चूज़ करना, फिर आपने स्ट्रेट जाना है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हमने थैलेसीमिया को डायग्नोज करना है, तब भी आपने स्ट्रेट गो फॉर ऑलवेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, थैलेसीमिया का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये आपसे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका आंसर हमेशा होता है एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब इसकी जो कॉजेज़ है, म्यूटेशन मैंने बताया है कि एक ही क्रोमोसोम 16 पर होती है, एक ही क्रोमोसोम 11 पर होती है। ठीक है, फिर आ जाती हैं इसमें डिफरेंट इसकी टाइप्स। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया पर। बेसिकली जो अल्फ़ा थैलेसीमिया है ना, उसके हमारे पास 4 वेरिएंट आते हैं। एक आता है साइलेंट कैरियर, जिसमें क्या होता है कि एक 4 हमारे पास जो चेन्स होती हैं ना, उसमें से एक चेन जो होती है ना, वो डिफेक्टिव होती है। ठीक है, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। दूसरा हमारे पास आता है ट्रेट। ट्रेट में हमारे पास क्या आता है कि 2 आउट ऑफ द 4 चेन्स आर एसिम्प्टोमेटिक। Then we have the H disease. Hemoglobin H disease is a variant of alpha thalassemia जिसमें आपके पास 4 में से ना 3 चेन्स जो होती हैं वो डिफेक्टिव होती हैं और इसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। इसमें क्या होता है, मॉडरेट टू सवेयर हीमोलिटिक एनीमिया होता है, इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है। देखो, जब आपके क्रोमोसोम में ही डिफेक्ट है, अगर एरिथ्रोपोइसिस हो भी रहा है, जो नए वाले बनेंगे ना, वो भी वही सारे जो हैं उसी फॉर्म में या उसी शेप में कह लो आरबीसीज बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, स्प्लीनोमेगैली होती है, वेरिएबल बोन चेंजेस होते हैं, क्योंकि बोन मैरो में तो डिफेक्ट आ जाएगा ना। देन वी हैव कि सबसे डेंजरस फॉर्म जो कि इनकम्पैटिबल विद लाइफ है, दैट इज़ बार्ट्स थैलेसीमिया। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपकी चारों चेन्स जो होती हैं वो डिफेक्टिव होती हैं। ठीक है, दिस फॉर्म इज़ इनकम्पैटिबल विद लाइफ। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन एक क्वेश्चन आता है ना थैलेसीमिया का, वो ये आता है कि थैलेसीमिया में वो आपको देते हैं कि एक पेशेंट है, उसको एलिप्टोसाइट्स हैं, उसको एन आइसोपोइकिलोसाइट्स हैं उसकी पेरिफेरल स्मेयर में, टारगेट सेल्स हैं, उसका एचबी लो है, ये इसको कौन से टाइप का थैलेसीमिया है, तो उसको अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा थैलेसीमिया जो होता है ना, उसकी सिर्फ 2 सवेयर स्टेजेस होती हैं जिसमें आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं। पहली 2 जो होती हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, और जो सवेयर स्टेजेस होती हैं उसमें सवेयर हीमोलाइसिस होता है, उसमें जो सेल्स की शेप होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, टारगेट सेल्स टाइप से जो होती है ना शेप हो जाती है सेल्स की। ठीक है, तो उस ये आपके पास जिसमें आपको वो ये बताए ना कि हमने पेरिफेरल स्मीयर किया और उसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स नज़र आ रहे हैं, कोई एक टाइप का सेल नहीं नज़र आ रहा, एन आइसोपोइकिलोसाइटोसिस भी नज़र आ रहा है, एलिप्टोसाइट्स भी नज़र आ रहे हैं, आपके पास टारगेट सेल्स भी नज़र आ रहे हैं, वो आपके पास अल्फा थैलेसीमिया का वेरिएंट है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर में। जो माइनर ट्रेट है ना बीटा थैलेसीमिया का, उसमें क्या है कि आपके पास ना या तो ट्रेट है बीटा थैलेसीमिया का, या फिर एक जो बीटा चेन है ना वो अफेक्टेड है। इसमें माइल्ड सा एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटोसिस होती है, एचबी मैक्सिमम भी ना 9 से कम होती है बस। ठीक है। जो बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास या तो एक चेन में डिफेक्ट होता है या दोनों में एक इंटरमीडिएट डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस, स्प्लिनोमेगैली, मॉडरेट एनीमिया होता है, जिसमें आपकी एचबी जो होती है ना वो होती है <<7। ठीक है। और जो आपके पास मेजर फॉर्म होती है ना, जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होती है, देखो जो बीटा इंटरमीडिएट होता है ना, उसमें उसको अपनी लाइफली एक्टिविटीज़ के लिए ना ये ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी दैट पर्सन कैन गो ऑन अहेड, क्योंकि इट इज़ मॉडरेट फॉर्म ऑफ अनीमिया। लेकिन बीटा थैलेसीमिया मेजर इज़ अ ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट डिसऑर्डर, जिसमें उस बंदे को ना रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सवेयर वेरिएंट होता है। इसमें ऑल इन ऑल बीटा चेन्स की जो है ना डिस्ट्रक्शन हो जाती है, या बीटा चेन्स की म्यूटेशन कह लो हो जाती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है, सवेयर एनीमिया हो जाता है, एचबी जो होती है ना वो 3 to 7 क्रॉस कर जाती है, माइक्रोसाइट्स हो जाते हैं और आयरन ओवरलोड हो जाता है। ठीक है। दिस फॉर्म रिक्वायर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थैलेसीमिया के हवाले से अब जो आपको मैंने थैलेसीमिया में कराया और जो आपके लिए ज़रूरी है वो बेसिकली ये है कि यू मस्ट नो इसके क्रोमोसोम्स, यू मस्ट नो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है। एंड यू मस्ट नो कि जो अल्फ़ा थैलेसीमिया है उसमें आपको डिफरेंट, अगर स्मेयर वो करते हैं ना तो उसमें आपको वो डिफरेंट टाइप के सेल्स देंगे। कोई एक टाइप का सेल नहीं उसमें मौजूद होगा, उसमें टारगेट सेल्स होंगे, एन आइसोपोइकिलोसाइटोसिस होगा, उसमें फिर आपके पास एलिप्टोसाइट्स होंगे, ये सारा कुछ होगा। ठीक है।